आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं सुचेता गुप्ता, बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एक बार फिर से आप अपने चैनल आओ सीखो आईबीसी में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आज उपस्थित हुई हूँ एक नए केस के साथ। ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो अभी रिसेंट आया है और इसका नाम है कल्याणी ट्रांसको वर्सेस भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड। तो बेसिकली ये जो जजमेंट है वो काफ़ी चर्चा में है आईबीसी प्रोफेशन में अगर हम देखें तो, और ये वेरी रीसेंट जजमेंट है। आपको डेट भी दिखा देती हूँ मैं एक बार इसकी। ये जो पास हुआ है ऑर्डर, ये पास हुआ है अभी अपना 2 मई 2025 को। तो बेसिकली ये जजमेंट पास हुआ है 2025 को बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें ब्रीफ फैक्ट्स क्या हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था एक सीआईआरपी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई थी। जो कंपनी का नाम है वो है बीपीसीएल, मींस ये रेस्पोंडेंट है जो इसमें आपको शो कर रहे हैं, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड एंड ओआरएस। तो भूषण बीपीएसएल बेसिकली इसका ही शॉर्ट फॉर्म है ये। तो बीपीएसएल जो कंपनी है उसके अगेंस्ट में एक सीआईआरपी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई और उसमें वो जो इनिशिएट हुई उसमें पंजाब नेशनल बैंक है उसने पिटीशन फाइल की थी जो एडमिट हो गई 26 जुलाई 2017 को। प्लीज डेट नोट करते रहिए क्योंकि डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। तो ये 2017 में एडमिट हुई एप्लीकेशन। उसके बाद एक एडवर्टीजमेंट आया जिसमें कि मतलब जब एडमिट हो जाती है एप्लीकेशन तो आप सबको पता है कि सबसे पहले हमें एक आईआरपी अपॉइंट होते हैं, फिर कंफर्म कर वो आरपी कंफर्म करते हैं। तो वो सारे प्रोसेस हो गए। उसके बाद में जो आरपी हैं उन्होंने 21/9/2017 को अपना एक इनवाइट किया रिजोल्यूशन प्लान के लिए। तो उसमें जो प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स होते हैं बेसिकली पीआरए कहते हैं उनको, जो फाइनल नहीं है अभी, तो उन्होंने अपने अपने रिजोल्यूशन प्लान सबमिट किए। तो वो है जीएसडब्ल्यू, टाटा स्टील एंड लिबर्टी हाउस। ये 3 लोग थे, 3 एंटिटीज थी जिन्होंने अपने रिजोल्यूशन प्लान सबमिट किए इस केस में। अब हुआ क्या, जो इन्होंने जो अपने प्लान सबमिट किए उसमें से जीएसडब्ल्यू को सबसे हाईएस्ट स्कोर मिला और उसको एज अ मान लिया गया कि वही सक्सेसफुल बिडर है और वही उसको उनको बेसिकली उनका जो रिजोल्यूशन प्लान था वो सक्सीड हो गया और वो एक सक्सेसफुल एसआरए हो गए बेसिकली। नाउ अब क्या हुआ कि जो प्लान है वो कुछ कुछ अमेंडमेंट होता रहा, उसमें कुछ लेटर्स दिए इन्होंने बाद में जब सीओसी ने बोला। तो ऐसे कर कर आके ये जो प्लान फाइनली जो पास हुआ वो 19th मीटिंग हुई थी सीओसी की, उसमें जो पास हुआ ये, ठीक है। और वो जो मीटिंग हुई थी वो 10/10/2018 को हुई थी, यानी कि 10 अक्टूबर 2018 में ये मीटिंग हुई सीओसी की और इसमें ये प्लान पास हो गया। पर जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हैं उन्होंने जो एप्लीकेशन फाइल करी एनसीएलटी के पास इस प्लान को अप्रूव कराने के लिए, वो 14/2/2019 को की। इसका मतलब 4 महीने बाद ये एप्लीकेशन बेसिकली फाइल हुई बिफोर द एनसीएलटी फॉर द अप्रूवल ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान। अब क्या हुआ इसमें, रिजोल्यूशन प्लान जो था वो एनसीएलटी के पास भी आ गया। अब उसी बीच में सीबीआई थी, सीबीआई ने क्या किया, एक एफआईआर दर्ज करा दी बीपीएसएल यानी इस कंपनी और इसके डायरेक्टर्स के अगेंस्ट अंडर द पीएमएलए एक्ट में। तो जो डायरेक्टर एनफोर्समेंट है उन्होंने भी इसमें एक ऑर्डर पास कर दिया 25/4/2019 को कि ये ऑफेंस है यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का, और उसके अगेंस्ट में अटैचमेंट का, प्रॉपर्टी अटैचमेंट का ऑर्डर अब दिया। अब हुआ क्या कि एनसीएलटी ने 5/9/2019 को, यानी कि 5/9/2019 को इन्होंने तो रजिस्टर करी थी एफआईआर, उसी दिन इन्होंने जो एनसीएलटी है उसने रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया था। अब जो सक्सेसफुल रिजोल्यूशन एप्लीकेंट थे जेएसडब्ल्यू, जो कि अभी ऊपर डिस्कस किया अपन ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चैलेंज किया सम ऑफ द कंडीशन जो भी ये अप्रूव हुआ था प्लान एनसीएलटी के द्वारा, उसमें भी उनको कुछ ऐतराज था कि कुछ कंडीशंस थी जो कि एनसीएलटी ने मेंशन करी थी अपने ऑर्डर में कि वो रिजोल्यूशन प्लान की
एक कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी पड़ेंगी इनको। तो बाई फाइलिंग द अपील, इसमें इन्होंने एक एनसीएलटी में एक अपील फाइल करी एज पर सेक्शन 61 ऑफ द आईपीसी। हाउएवर रिजोल्यूशन प्लान पास हो गया, फिर भी इनको लग रहा था कि एनसीएलटी ने जो ऑर्डर दिया है उसमें कहीं ना कहीं कोई कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि इनको सूट नहीं कर रही हैं, तो उसके अगेंस्ट में ये चले गए फिर अपील में। अब हुआ क्या, अब अभी बताऊंगी ये कौन सी कंडीशंस है जिसकी वजह से ये अपील में गए। उसके बाद में 10/10/2019 को, यानी पास होने के बाद यानी कि अक्टूबर में ये ईडी ने जो प्रॉपर्टी थी, जो पीएमएलए का जो कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई थी उसके अगेंस्ट में प्रॉपर्टी अटैच कर दी। अब हुआ क्या कि एनसीएलटी ने अपने ऑर्डर के द्वारा, जो ऑर्डर मेन ऑर्डर है एनसीएलटी का 17/2/2020 का, उसी के अगेंस्ट में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चल रहा है। बेसिकली ये ऑर्डर पास किया 17/2/2020 को और अप्रूव कर दिया। जो भी एनसीएलटी ने जो ऑर्डर पास किया था उसको उसने अप्रूव कर दिया, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे जब मैं आपको दिखाऊंगी ना इसके पेज पे, इन्होंने जो डेट मेंशन करी है वो थोड़ी सी रॉन्ग है। 2020 वहां पे लिख दिया है इन्होंने, जो कि 2020 ना होके 2019 है। जैसे कि ये है 5/9/2019 को ये एनसीएलटी का जजमेंट आया था। तो उसके बाद में ये देखिए, ये वाली जो डेट है यहाँ पे इन्होंने, इसमें जो पेज नंबर है अपना, देखा जाए तो 12 पेज नंबर आ रहा है मेरे हिसाब से। उसमें एनसीएलटी ने वाइड द इम्प्यूग जजमेंट ऑर्डर डेटेड, एनसीएलटी का ठीक है, अप्रूव द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 5/9/2020, क्योंकि एनसीएलटी ने जो ऑर्डर पास किया है वो 5/9/2020 को पास नहीं किया है, 5/9/2019 को पास किया है। तो ये डेट थोड़ा सा ये ईयर में गलत मेंशन है यहाँ पे, तो बेसिकली मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। ये 2019 है बेसिकली, 2019 में, क्योंकि जो ऑर्डर पास हुआ था एनसीएलटी से वो 5/9/2019 को पास हुआ था, ना कि 2020 को, ठीक है। तो ये एक तो ये हुआ, तो इन्होंने उसको जजमेंट को एक तरीके से अपहेल्ड ही कर दिया। अब एनसीएलटी ने अलाउ कर दी कंपनी अपील जो भी फाइल की थी जीएसडब्ल्यू ने, कि वो कुछ ऑर्डर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, इस अपील को भी अलाउड कर दिया एनसीएलटी ने। फिर क्या किया इन्होंने, जो अब जैसे ट्रांसको है, यही मेन एप्लीकेंट है, इनकी अपील इन्होंने जो भी रिजेक्ट कर दी। जो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर थे कल्याणी ट्रांसको जिन्होंने अपील फाइल करी थी, उसकी अपील कंसीडर नहीं की एनसीएलटी ने, ना ही संजय सिंघल और अदर ये प्रमोटर थे इस कंपनी में, डायरेक्टर थे, इनकी भी अपील कंसीडर नहीं की। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा है उनकी भी अपील कंसीडर नहीं की। और भी जो कुछ और भी थे इसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, इनके नाम मैंने मेंशन किए हुए हैं, इनकी भी अपील कंसीडर नहीं की। और स्टेट ऑफ उड़ीसा थी, क्योंकि ये पहले पार्टी नहीं थे किसी भी उसमें केस में, और ना इन्होंने अपना क्लेम सबमिट कराया था, तो इसलिए इनकी भी अपील नहीं सबमिट इन्होंने कंसीडर करी एनसीएलटी ने। तो इसी की वजह से ये सारे लोग मिलके सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो हुआ क्या कि सबमिशन ऑफ एसआरए काउंसिल, सबसे पहला क्या काउंसिल है जो एसआरए सक्सेसफुल रिजोल्यूशन एप्लीकेंट हैं उनकी काउंसिल है, जो उनका क्या कहना है, सबसे पहला उनका प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन ये है कि जो मेंटेनेबिलिटी है इस अपील की, ठीक है, फाइल्ड एट द इंस्टांस ऑफ द अपीलेंट हु वर द एक्स प्रमोटर, और जो ये सब मिलके फाइल कर रहे हैं, पहले तो सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि ये एलिजिबल ही नहीं है। हम कह रहे हैं ये एग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, ये पर्सन एग्रीव्ड है ही नहीं है, और ये इनको राइट ही नहीं है कि ये जो है कोई भी अपील फाइल कर सकें। तो बेसिकली उनका कहना ये है, जो एसआरए की काउंसिल है उन्होंने ये सबमिट किया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। कि क्या हुआ कि उन्होंने फिर से एक और चीज सबमिट करी कि जो एक्स प्रमोटर हैं वो
raise the issue in their appeal with regard to the implementation of the resolution plan which issue were not raised before the NCLT। यानी इन्होंने एक इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है रिजोल्यूशन प्लान का वो इशू अभी इस अपील में उठाया है। ये वाला तो उन्होंने पहले कभी NCLT के सामने जब डिस्कशन हो रहा था तब तो कभी आया ही नहीं है इशू। तो एक इन्होंने ये भी बोला एंड इवन अदरवाइज द सैड इशू आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सेक्शन 62। और इन्होंने ये भी बोला जो अपील करने का एक ग्राउंड है सेक्शन 62 जो प्रोवाइड करता है उसके बियॉन्ड है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अपील ठीक है और ठीक लोगों ने की है और ठीक ग्राउंड पे करी है। तो अकॉर्डिंग टू देम in case of SRA, JSW has already implemented the resolution plan successfully by making the payment to the FC and by making the payment to the OC। क्योंकि पहले FC को कराया, ये भी आप कंसीडर करना कि 2021 में हुआ पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट, उसके बाद में हुआ OC को इन 2022 में। होना क्या चाहिए बेसिकली जो सेक्शंस हैं वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि प्रायर सबसे पहले हमें OC को देना होता है प्रायर टू द FC। तो इन्होंने एक तो ये हुआ और दे ऑल्सो सबमिटेड दैट द एप्लीकेंट जो है बेसिकली जो हमारे एप्लीकेंट हैं इस केस के एंड अदर OC हैं कुड नो लॉन्गर बी सेड टू द पर्सन एग्रीव्ड। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये पर्सन एग्रीव्ड है भी कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि ये पर्सन एग्रीव्ड है कि नहीं। वंस दे हैव, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने ऑलरेडी इनका जो इन्होंने सबमिट किया था रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ उसमें इनको पेमेंट मिल चुकी है, तो हम कैसे बोलें कि ये पर्सन एग्रीव्ड है। तो एज रिगार्ड द अपील फाइल्ड बाय द स्टेट of Odisha, it was sought to be submitted by them that the state of Odisha did not file its claim with respect to an entry tax dues before the, क्योंकि जो स्टेट ऑफ उड़ीसा है उन्होंने अपना क्लेम भी फाइल नहीं किया है RP के पास। तो वो ये कह रहे हैं कि वो और अप्रोच भी नहीं किया NCLT को और वो उन्होंने डायरेक्टली अपील फाइल कर दी है अगेंस्ट द प्लान, ठीक है, और बिफोर द NCLT। तो इनको हम नहीं कह सकते कि ये एग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। सिमिलरली द स्टेट ऑफ उड़ीसा had failed to raise its claim with regard to the electricity dues। एक तो ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा भी ने भी ये नहीं किया और स्टेट ऑफ उड़ीसा ने भी इलेक्ट्रिसिटी के जो ड्यूज थे वो क्लेम कभी सबमिट नहीं किए, ठीक है। However, JSW as such could not be said to be the, अब वो क्या कह रही है, अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि इन सबको तो आप कह रहे हो कि ये एग्रीव्ड पर्सन नहीं है, ठीक है, पर्सन एग्रीव्ड की डेफिनेशन में नहीं आते हैं और इनको राइट नहीं है कि ये कोई भी अपील सबमिट कर सके। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले सेक्शन 61, 62 जो मेंशन है इसमें कहती क्या है, वो क्यों सुप्रीम कोर्ट हमें ऐसे मतलब इनको ऐसे बोल रहा है, जो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस हैं उस पे क्या है। तो सबसे पहले अपील एंड अपीलेट अथॉरिटी, सेक्शन 61 क्या कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड अंडर द कंपनीज एक्ट एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर दिस पार्ट में प्रीफर द अपील टू द NCLT, ठीक है। एनी पर्सन वर्ड यूज है कि कोई भी पर्सन जो एग्रीव्ड हुआ है, ठीक है, बाय द ऑर्डर ऑफ द NCLT में प्रीफर एन अपील टू द NCLT। एक तो ये इसमें आ रहा है, ठीक है। तो अब आप ये कह रहे हो कि जो स्टेट ऑफ उड़ीसा है उसने क्लेम फाइल नहीं किया उनके ना अपील NCLT के पास, तो हम ये नहीं कह सकते कि RP के पास क्लेम फाइल नहीं किया, ना वो कभी अप्रोच किए NCLT को, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एग्री पर्सन नहीं है। तो एनी पर्सन बिकॉज इट इज डिफाइन हियर, तो जो भी इम्पैक्ट हो रहा है NCLT के ऑर्डर से वो जा सकता है NCLT के पास। अब उसमें ये जरूरी नहीं है कि उसने पहले किसी को अप्रोच किया है या नहीं किया है। अब दूसरा अगर हम देखें कि अपील अगेंस्ट द ऑर्डर अप्रूविंग द रिजोल्यूशन प्लान में बी फाइल्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड नेमली। अब एक तो एग्री पर्सन ये हो गए, दूसरा ये हो गया कि जो ग्राउंड्स हैं सेक्शन 30 है सेक्शन 31 में उनके अगेंस्ट ही रिजोल्यूशन प्लान के अगेंस्ट में अगर हमें जाना है अपील में तो ये कुछ ग्राउंड्स दिए हैं, इसमें हम उनके अगेंस्ट ही जा सकते हैं, इसके बियॉन्ड तो हम जा नहीं सकते। ये 5 ग्राउंड्स हैं, इनके अगेंस्ट में हम जा सकते हैं।
अब हुआ क्या, इस केस में तो ऑलरेडी जीएसडब्ल्यू का प्लान अप्रूव्ड है और ये जो पांचों कंडीशन है वो इसमें कहीं भी नहीं आ रही हैं जिसके अगेंस्ट में ये गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये गए किस लिए हैं, ये गए हैं, एक तो इबिट्टा वाला क्लॉज है, उसमें इबिट्टा वाला ये था कि जो इबिट्टा से जो इबिट्टा जो हुआ था ड्यूरिंग द सीआईआरपी प्रोसेस, जो कंपनी ने जो भी कमाया था पैसा वो सीआईआरपी प्रोसेस, उसमें ये हुआ कि एनसीएलटी कह रही है कि वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सीओसी को, यानी क्रेडिटर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, पर इनका कहना ये है कि वो पैसा हमें मिलना चाहिए एज ए सारे। ठीक है, तो इन्होंने ये एक तो इसलिए भी ये अपील में गए हैं, पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपका इसमें से जो में से कोई कंडीशन नहीं अलाउ हो रही है। और आप दूसरी बात तो ये है कि आप सबसे पहले आपको हम पर्सन एग्रीव्ड कह भी नहीं सकते क्योंकि आपका तो रिजोल्यूशन प्लान ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है एनसीएलटी से, तो इसलिए आप सबसे पहले आप अपील में नहीं जा सकते। अब उसमें अब यही रिक्वायर्ड टू डिस्कस the first is the person agree the use of the phrase any person that they indicate that there is no rigid locus requirement to institute an appeal challenging the order or NCLT before the NCLT or an order before this court तो है जरूरी नहीं है। ठीक है, any person who is aggrieved by the order may institute the appeal. So basically this was held by the Supreme Court. Therefore द अपीलेंट्स हु आर द ऑपरेशनल क्रेडिटर, इसका मतलब जो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं एंड द अर्सवाइल जो प्रमोटर्स हैं और जो वो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं इस कम और एंड हुज कंपनी अपील हैव बीन डिसमिस्ड बाय द एनसीएलटी। हाउएवर मतलब देखा जाए तो उनकी अपील तो डीएलटी और जेएसडब्ल्यू की जो ऑलरेडी जो एग्रीव पर्सन है ही नहीं उसकी अपील कंसीडर कर रही है, तो ये ठीक नहीं है। इनको भी हम इन्हीं को हम पर्सन एग्रीव मानेंगे और जो डिसमिस की है एनसीएलटी ने इनकी अपील वो ठीक नहीं है। तो व्हेन द रिजोल्यूशन प्लान ऑफ जेएसडब्ल्यू वाज अप्रूव्ड बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑन ऑल बाइंडिंग ऑन ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग सेल्फ, यानी कि जो सक्सेसफुल रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है उस पर भी बाइंडिंग करेगा अगर वो पास हो चुका है प्लान तो। एंड द रिस्पोंडेंट ऑफ द जीएसडब्ल्यू कुड नॉट हैव फाइल्ड द अपील बिफोर द एनसीएलटी, तो ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। एंड व्हेन नन ऑफ द ग्राउंड स्टेटेड, और पहली बात तो जो ग्राउंड्स हैं उन 5 ग्राउंड्स में ये आ भी नहीं रहे हैं, ये जो 5 ग्राउंड्स दिए हैं यहाँ पे तो उसमें भी ये फॉल नहीं कर रहे हैं, तो ये एक तो ये चैलेंज कर ही नहीं सकते हैं, फिर ये अपील में कैसे जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड कि वी फेल टू अंडरस्टैंड एज हाउ द डायरेक्शन सच एज डी क्लास। एक और इशू था इसमें कि एक तो एनसीएलटी ने इनकी अपील एडमिट कर ली और फिर ये भी कि इनको कहीं पे डी क्लासीफाई कर रहे थे, डी क्लासीफाइंग द कॉर्पोरेट डेटर कंपनी एज अ प्रमोटर ऑफ एनी अदर कंपनी और एंटिटी, तो ये डी क्लासीफाई नहीं कर सकते। इसमें कुछ और भी था कि जिस मतलब ये कुछ और कंपनियों में भी इनकी शेयर होल्डिंग्स है, डायरेक्टरशिप है, तो डी क्लासीफाई कर रहे हैं वो उन चीज़ों को, तो वो भी एनसीएलटी के जुडिक्शन में नहीं है कि वो कैसे इसको डी क्लासीफाई कर सकती है किसी भी कंपनी को। ठीक है, और एक चीज और निकल के आई इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने, ले वाली पेटिशन फाइल करी थी जो फाइल हुई थी उससे एक फैक्ट्स और समझ में आया कि एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ था जेएसडब्ल्यू और बीपीएसएल और जय बालाजी इन तीनों के बीच में 5/3/2008 को। ठीक है, pursuant to an order of India in the Government of India in the matter of joint allocation of रोहिणी कोकिंग कोल ब्लॉक, तो ये एक कोल ब्लॉक से रिलेटेड कोई जॉइंट वेंचर ऑलरेडी था 2008 का, और दीज फैक्ट्स सप्रेस्ड बाय द जीएसडब्ल्यू, तो ये जो फैक्ट्स थे ये बताई नहीं जीएसडब्ल्यू ने जब रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया, एंड हैड सरफेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन पीएमएलए, तो ये जो फैक्ट सामने आए वो पीएमएलए की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसके सामने उसमें निकल के आए हैं। तो एक तो ये इन्होंने बहुत बड़ा वायोलेशन किया है, क्योंकि सबसे मेन तो ये जरूरी होता है कि सेक्शन 29A भी अगर हम देखें
तो वो सबसे पहले ये कहती है कि वो पार्टी रिलेटेड पार्टी तो नहीं है, वो एलिजिबल है प्लान सबमिट करने के लिए कि नहीं है। तो सबसे उसकी रूट, हमने उसकी रूट ही नहीं देखी कि वो एलिजिबल है या नहीं है। तो स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉपर डिस्क्लोजर टू बी मेड बाय द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट with regard to its eligibility was violated, यहाँ पे violation हुआ है उसका भी। and the resolution professional also not submitted the form H, क्योंकि जब हम resolution plan submit करते हैं तो बिफोर द एनसीएलटी, तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट होता है फॉर्म एच का, वो भी जमा करना होता है, वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को उसके साथ होता है के भेजना होता है। अब इन्होंने कोई सर्टिफिकेट भी नहीं दिया, और सर्टिफिकेट नहीं दिया, सिर्फ थोड़ा कुछ मेंशन कर दिया कि हाँ ये प्रॉब्लम एज पर सेटिस्फाई एज पर दिस क्लॉज नंबर, इस पर दिस क्लॉज नंबर, ये सब इन्होंने रिजोल्यूशन प्लान में कर दिया। तो इन्होंने ये सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। तो thus as evidence from the record there was neither a certificate given nor any statement made by the RP in the said application to the effect that the content of affidavit filed by the RA with regard to the eligibility to file the resolution प्लान वर इन ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये सर्टिफिकेट भी नहीं दिया, ऊपर से ये तो पता ही लग रहा है कि इन्होंने ये छुपाया, बताया नहीं, है ना। तो एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी तो सबसे मेन रूट है मैटर की, रिजोल्यूशन प्लान की, उसको इग्नोर कर दिया गया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये तो वायलेशन हुआ ही है यहाँ पे प्रोविजंस का। अब पावर ऑफ एनसीएलटी टू, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ रहा है, क्या एनसीएलटी एलटी को क्या पावर है कि वो रिव्यू कर दे, एनसीएलटी को क्या ये पावर है कि कोई डिसीजन है जो स्टेचुटरी अथॉरिटी ऑलरेडी पीएमएलए में ले चुकी है कि वो अटैच करेगी प्रॉपर्टीज को, क्या उसके अगेंस्ट में रिव्यू करने का कोई पावर है एनसीएलटी को। तो ये भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि NCLT also declared in para 71 of the impugned judgment that the attachment of asset of the corporate debtor by ED pursuant to this order was illegal and without jurisdiction। तो क्योंकि NCLT ने ऐसा ऑर्डर पास किया है जो ऊपर अभी डिस्कस किया हमने, तो वो पावर भी नहीं है, और क्योंकि इलीगल एंड विदाउट जुडिक्शन, ईडी को ये जो अटैचमेंट का राइट ही नहीं है। अब यहाँ पे सेक्शन 32A केम टू बी इंसर्टेड इन द आईबीसी बाई एक्ट this which pertain to the liability of the corporate debtor for an offence or committed prior to the commencement of the IBC। However एक क्लॉज आया सेक्शन 32A जो इंसर्ट हुआ IBC में, वो विद इफेक्ट फ्रॉम 28/12/2019 से इंसर्ट हुआ है, जो क्या लाइबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बिफोर द ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द CIRP। ठीक है, क्या लाइबिलिटी रहेगी, मतलब अगर CIRP के पहले के जितने भी ऑफेंस हैं उसमें लाइबिलिटी रहेगी CD की। तो नाइदर द NCLT नॉर द NCLT इज वेस्टेड विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर द डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट और स्टेचुटरी अथॉरिटी। तो ये क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि NCLT और LAT को कोई पावर नहीं है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सके। ठीक है, अब है सबमिशन ऑफ नॉन कंप्लाइंस और एनी अदर मैंडेटरी प्रोविजन एंड ऑन एबिटा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ना, इन्होंने एबिटा के अगेंस्ट में भी गए हैं, क्योंकि NCLT ने क्या कहा कि डायरेक्ट किया NCLT ने कि एबिटा जो प्रॉफिट है जो जनरेट होगा कॉर्पोरेट डेटर का ड्यूरिंग द CIRP टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द क्रेडिटर्स। ठीक है, हाउएवर ये इशू अभी ओपन है सुप्रीम कोर्ट में, क्वेश्चन ऑफ लॉ है ये अभी भी, बट ये किया था तो हेल्ड किया था, तो इस वजह से इनको ये इससे भी एग्रीव्ड हुए थे JSW, तो ये इसलिए भी गए थे अपील में। अब the ground provided in section 61 subsection 3 are the only ground available to the NCLT for setting aside the approval of the resolution plan. However, the NCLT set aside the direction of NCLT बल्कि कोर्ट ने ये भी बोला कि NCLT जो है वो एक तो NCLT के सिर्फ इस वाले उस पे मतलब अपना वर्डिक्ट दे रही है कि जो एबिटा है वो क्रेडिटर्स के में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है, बट ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं दे रही है, बल्कि इसके पास एक ही ग्राउंड था कि ये पूरा सेट असाइड कर देती अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान को, वो ये कर नहीं रही है, और एबिटा के अगेंस्ट में एक डायरेक्शन दे रही है, सेट असाइड कर रही है NCLT के डायरेक्शन को जो NCLT ने ऑलरेडी दिया हुआ है।
तो एसआरए और जीएसडब्ल्यू हैड बॉट इन दी एंटायर। अब इसमें एक और चीज है कि जो एसआरए और जीएसडब्ल्यू हैं वो इक्विटी कमिटमेंट कर रहा है इन्होंने। अब इक्विटी कमिटमेंट में क्या दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ तो हम लाएंगे इक्विटी शेयर्स में और 8,450 करोड़ हम लाएंगे कंपलसरी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में। अब आप ये बताओ, अब वो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 8,550 करोड़ रुपए आपको देने हैं, आप कह रहे हो 100 करोड़ और 8,000 दोगे और 8,450 आप दोगे कंपलसरी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, जो कि बाद में कन्वर्ट होंगे इक्विटी में। आज की डेट में तो वो इक्विटी माने नहीं जाएंगे। तो क्या ये सही है? तो ऑल्सो हेल्ड दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान शुड बी मेड विद इन द 30 डेज, क्योंकि 30 दिन के अंदर हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। एंड दो देयर वॉज अ डिले ऑफ अबाउट 2 years इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, क्योंकि जो प्लान का पैसा भी दिया गया है लोगों को वो 2022 में दिया गया, 2021 में दिया गया है ना, जब 2019 में ऑलरेडी ऑर्डर पास हो गया था। हाल की हाल तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और ना ही ये 8,450 करोड़ है वो सीसीडीज में लेके आए। ये वो इक्विटी इन्होंने हाल की हाल इन्फ्यूज नहीं करी कंपनी में, जबकि इक्विटी का एक स्पेसिफिक इसमें कमिटमेंट था इस ऑर्डर में। जब आप पढ़ोगे, इसको आगे पढ़ोगे, तो यहाँ पे इक्विटी का इन्होंने डिफाइन कर दिया था, इक्विटी का मतलब क्या है, इक्विटी कमिटमेंट का मतलब क्या है, तो वो भी इन्होंने फुलफिल नहीं किया। तो देयर इज नो मटेरियल और एफिडेविट प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड बाय द रिस्पोंडेंट टू शो दैट द इक्विटी कमिटमेंट एज contemplated in the aforesaid clauses which was condition precedent was fulfilled by it। तो यही बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने कि इन्होंने वो भी कंडीशन सीआईआरपी हैड कमेंस्ड ऑन 26/7/2017 को। अब जो कंपनी की पेटिशन जो फाइल की थी पीएनबी ने, ऑलरेडी 2017 में हो गई थी सीआईआरपी स्टार्ट, ठीक है। और जो एनसीएलटी ने एडमिट किया रिजोल्यूशन प्लान, वी विल हैव टू कंसीडर द पोजीशन ऑफ सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन 12 भी डिस्कस करी है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर हम सेक्शन 12 को भी अगर हम डिस्कस करें तो वो ये कह रहे हैं कि 16/8/2019 में इसमें अमेंडमेंट आया था एक प्रोविजन में, चलो हम उसको भी नहीं देखते हैं, हम 330 डेज को भी लेके चलते हैं, है ना, तो अब भी वो विद इन द टाइम नहीं है। तो सेक्शन 12(1) इज द मैंडेटरी इन नेचर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले तो ये मैंडेटरी है नेचर में, एज एक्सप्रेशन शैल भी, क्योंकि यहाँ पे शैल भी लगा हुआ है, तो शैल का मतलब भी होता है कि मैंडेटरी क्लॉज है वो, ठीक है, कंप्लीटेड इन यूज। एंड सबसेक्शन 3 फर्दर मेक्स इट क्लियर दैट द ड्यूरेशन ऑफ 180 days मे बी एक्सटेंडेड फर्दर बट नॉट एक्सीडिंग 90 days। अब एक सबसेक्शन 3 है, वो ये कहती है कि एक बार आप एक्सीड करा सकते हो लिमिट को, वो कि 90 डेज के लिए लिमिट आप करवा सकते हो, और मैक्सिमम पीरियड 270 डेज का है कि आपको सीआईआरपी कंप्लीट करना है। बट लेकिन इस केस में वो हो ही नहीं रहा है। इसके केस में 2017 में ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी, 2019 में जाके जो है प्लान पास हुआ है, जो कि आफ्टर अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि आफ्टर 1.5 years हम कह सकते हैं कि वो हो रहा है प्लान। तो 270 दिन अगर हम काउंट करते हैं तो वो 2018 में ही खत्म हो जाते हैं, बल्कि 2018 में क्यों, अगर मैं काउंट करूं 2017 में हुआ है 7 को, तो आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 3-6 दिखाना, वो 18 में खत्म हो जाता है, बेसिकली 18 में खत्म हो जाता है, पर ये 1.5 year हो गए हैं। तो देयर इज नो justification whatever submitted by the RP as to why the said application for approval of the resolution plus filed at most after almost 4 months। और उसमें भी ये क्या कर रहे हैं कि जो 19 मीटिंग हो रही है सीओसी की, उसमें अप्रूव हो जा रहा है प्लान, पर ये उसके बाद भी 4 महीने बाद ये प्लान सबमिट कर रहे हैं एनसीएलटी को, तो वहां भी डिले है। ऊपर से ये क्या कर रहे हैं, जो 90 डेज के लिए एक एक्सटेंशन फाइल करना होता है, एक 1 टाइम एक्सटेंशन, वो भी एप्लीकेशन इन्होंने नहीं लगाई है एक्सटेंशन वाली, ठीक है। मतलब वो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी काफी नाराज है इन सब चीजों से। और जो वो कह रही है कि द रोल ऑफ द आरपी वाइल कंडक्टिंग द सीआईआरपी इज नॉट ओनली द एडमिनिस्ट्रेटर और फैसिलिटेटर बट ऑल्सो एन इन्विजिलेटर टू
ensure that the CIRP are completed in a time bound manner। तो ये भी इनकी ड्यूटी है CIRP की कि वो जो भी कंप्लीट हो प्रोसीडिंग वो टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट हो। However, in the instance case, the resolution applicant GSW had submitted the resolution place is complete contravention, क्योंकि वो तो पहले ही कंट्रावेन कर रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं कि डिस्क्लोजर ही नहीं दे रहे हैं कि वो रिलेटेड पार्टी हैं या नहीं, वो तो PMLA की प्रोसीडिंग में निकल के आ रहा है। तो ये सारी वायलेशन हो रही है इसमें। ऊपर से वो एलिजिबल है नहीं एलिजिबल है इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं आरपी, वो अपना सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर रहे हैं, एक्सटेंशन नहीं ले रहे हैं। तो कोर्ट को भी तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कि मैंडेटरी प्रोविजन से उनको वायलेट किया जा रहा है। तो बेसिकली यही हेल्ड हुआ इस केस में कि उन सब की जो उन्होंने सबमिट किया था। और इसमें ये भी बोला उन्होंने, एक और चीज बता दूं, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट हैं जो GSW, उन्होंने एक्वायर कर दिया, हाईएस्ट स्कोर उन्हें मिल गया है एमंगेस्ट द 3 PRA के बीच में। बट देयर वर नो डिक्लेरेशन मेड, H1 और H2 का ऐसा कोई डिक्लेरेशन भी नहीं बनाया हुआ और इनको हाईएस्ट स्कोर मिल गया। अब इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इन सब की एप्लीकेशन थी वो एडमिट हो गई और कंपनी को भेज दिया और बोल दिया कि NCLT इज डायरेक्टेड टू इनिशिएट द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट द BPSL और सबके। और लेकिन जो एबिटा का जो क्वेश्चन था वो अभी भी ओपन है कोर्ट के सामने, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, क्योंकि ये बहुत बड़ा जजमेंट था तो इसको ब्रीफ करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, और जो फैक्ट्स आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं और बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट क्यों पास किया, तो वो सारे फैक्ट्स अभी आपके क्लियर हो जाएंगे। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।